हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेज मेरठ में स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मुगल काल। देखिए, मुगल काल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। आज शुरू से आपका चलता है मुगल काल। अगर मुगल काल की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत करते हैं बाबर। देखिए, बाबर के द्वारा मुगल काल की जो शुरुआत करते हैं, और बाबर ने चला दिया एक क्या है, मुगल वंश। ठीक है ना। तो सबसे पहले बाबर के बारे में बात करते हैं। देखिए, आज जो है आपका, तो बाबर का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, ये आया कहाँ से, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर बात करते हैं, ये उज्बेकिस्तान में एक क्या, अगर बात करते हैं उज्बेकिस्तान, आज है आप, ये एक क्षेत्र पड़ता उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान में एक था, स्थान था फरगना। कौन सा था? फरगना। फरगना एक रियासत थी। अगर बात की जाए, उज्बेकिस्तान में फरगना एक रियासत थी। उसी फरगना में एक रहता था उमर शेख मिर्जा। कौन था? उमर शेख मिर्जा रहता था। और उमर शेख मिर्जा ने शादी कर ली थी किससे, अगर बात करते हैं, उमर शेख मिर्जा की शादी हुई थी कुतलुग, क्या नाम था इसका, कुतलुग निगार खानम। एक शादी हुई थी कुतलुग निगार खानम से शादी हो जाती है इसकी। और शादी होने के बाद में इन दोनों के एक पुत्र जन्म लेता है। और उस पुत्र का जो नाम था, उस पुत्र का नाम था आपका बाबर। क्या नाम था? बाबर का जन्म हो जाता है। और बाबर का जन्म जब होता है तो वो कब होता है? 1483 ईस्वी में इसका जन्म हो जाता है। 1483 ईस्वी में ये जन्म लेता है। उमर शेख मिर्जा इसके पिता का नाम है, और कुतलुग निगार खानम इसकी जो है माँ का नाम है। उमर शेख मिर्जा की माँ का नाम था एहसान दौलत बेगम। ठीक है ना। एहसान दौलत बेगम, ये उमर शेख मिर्जा की माँ का नाम था। और ये बाबर की दादी थी। किसकी? बाबर की दादी थी। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सारी हिस्ट्री कहाँ से चलती है। अब इसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि ये उमर शेख मिर्जा किस वंश से संबंधित था। ये तैमूर लंग से संबंधित था। अगर बात करते हैं, ये किससे? तैमूर लंग से। ये तैमूर लंग से संबंधित था। और ये कुतलुग निगार खानम, ये चंगेज खां था, चंगेज खां के वंश से संबंधित थी। चंगेज खां के वंश से संबंधित थी। दोनों ही क्या है, वंश बड़े जबरदस्त थे। और चंगेज खान ने भी क्या है, भारत पर आक्रमण किया। और तैमूर लंग ने भी क्या है, भारत पर आक्रमण किया। और दोनों के वंश से एक का जन्म हुआ, उसका नाम था बाबर। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये तैमूर लंग की तरफ से कौन सी संतान थी बाबर। तो तैमूर लंग की तरफ से बाबर जो संतान थी वो 5वीं संतान थी। तैमूर लंग की तरफ से 5वीं, और क्या है, चंगेज खां की तरफ से ये 14वीं संतान मानी जाती है। ठीक है ना। तो ये बाबर है आपका। तो सबसे पहले इसका जो है उज्बेकिस्तान में इसकी जो जन्म हुआ, और जन्म कहाँ हुआ? फरगना में हुआ। उमर शेख इसके पिताजी का नाम था, कुतलुग निगार खानम इसकी माँ का नाम था, इसकी दादी का नाम एहसान दौलत बेगम था। तैमूर लंग इसके जो है पिता तैमूर लंग से संबंधित थे। और इसकी जो माता थी वो चंगेज खां के वंश से संबंधित थी। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अब इसके बाद में क्या होता है, देखिए आगे जब हिस्ट्री बढ़ती है, धीरे धीरे क्या होता है, इसकी जो मृत्यु हो जाती है, किसकी, अगर बात करते हैं, उमर शेख की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? उमर शेख की हत्या जो करता है वो है आपके कुतलुग निगार खानम के 2 भाई थे। और दोनों भाई क्या हैं दोनों भाई किसकी हत्या कर देते हैं? उमर शेख मिर्जा की हत्या कर देते हैं। जिस समय इसकी हत्या की जाती है उस समय बाबर की आयु 11 वर्ष होती है। कितने वर्ष? 11 वर्ष होती है। और जब उसके, तो ये इसके समय में क्या होता है, 1400 अगर बात की जाए यहाँ पे, 1494 ईस्वी में उमर शेख मिर्जा की हत्या कर दी जाती है। और 1494 ईस्वी में क्या है, बाबर 11 वर्ष की आयु में, बाबर जो है कितनी, 11 वर्ष की आयु में ये क्या है, रियासत, यानी कि फरगना की रियासत, एक छोटी सी रियासत पर क्या है, ये सिंहासन या रियासत पर क्या है, सत्तासीन हो जाता है। ठीक है ना। तो सत्ता किसके? बाबर के हाथ में आ जाती है जब इसकी आयु कितनी होती है, 11 वर्ष होती है। फिर उसके बाद में क्या है, जब क्या है, थोड़े समय के बाद, अगर मैं बात करता हूं तो क्या है, 1494 में और 1497 ईस्वी में क्या है, ये इससे क्या है, छीन ली जाती है। और इसे काबुल की घाटियों में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। काबुल
काबुल घाटी में क्या है ये भटकते, इसकी माँ और इसकी दादी, और ये तीनों ही क्या काबुल की घाटी में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता क्योंकि कम उम्र थी। फिर इसके बाद में 1501 ईस्वी में क्या होता है, समरकंद को अपने अधिकार में कर लेता है। किसको? समरकंद को अपने अधिकार में कर लेता है 1501 ईस्वी में। फिर इसके बाद में 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में क्या है ये काबुल को भी अपने अधिकार में, काबुल प्लस कंधार, जो काबुल की स्थिति आज कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी अफगानिस्तान में। कहां पे? ये अफगानिस्तान में पाई जाती है। तो 1504 ईस्वी में जैसे इसे अपने अंडर में करता है, कुछ समय के बाद क्या है काबुल फिर क्या है इसके हाथ से निकल जाता है, लेकिन क्या है फिर इसके अंडर में आ जाता है। और 1507 ईस्वी में क्या है ये बादशाह की उपाधि धारण करता है। किसकी? बादशाह की उपाधि धारण करता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है भाई। तो 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की गई। किसके द्वारा की गई भाई? ये आपके बाबर के द्वारा धारण की गई। ठीक है भाई। अब इसके बाद में 1507 के बाद क्या है, अब धीरे धीरे क्या होता है ये शासन करना शुरू कर देता है, लेकिन क्या है वहां पर गरीबी काफी थी, सेना को क्या है खड़ा करना बड़ा ही मुश्किल था। अब इसके बाद जो ध्यान जाता है वो ध्यान जाता है इसका भारत पर, और भारत पर जब ध्यान जाता है तो 1519 में सबसे पहला जो अभियान करता है 1519 में, और वो करता है भेरा। भेरा एक स्थान है, और भेरा क्या है एक यूसुफजाई जातियों का क्षेत्र है। यूसुफजाई, एक यूसुफजाई जनजाति यहाँ पर रहती थी, उस पर क्या है यहाँ पर अभियान करता है, और ये अभियान क्या है इसका सफल हो जाता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद में दूसरा अभियान 1519 में क्या दूसरा अभियान करता है, वो भी क्या है यूसुफजाई जातियों के खिलाफ था। ठीक है ना। यूसुफजाई जातियों के खिलाफ था, और यूसुफजाई जाति वो कहाँ थी, वो आज जो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है वो क्षेत्र? आज कहाँ पे पाया जाता है? पाकिस्तान में पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो सटा हुआ एरिया जो सीमा थी वो जो है भेरा और क्या है यूसुफजाई जनजातियों का क्षेत्र था। ठीक है ना। फिर इसके बाद में 1520 ईस्वी में क्या होता है, 1520 ईस्वी में शालकोट पर क्या है, शालकोट को अपने अधिकार में कर लेता है। ठीक भाई। शालकोट को अपने अधिकार में कर लेता है। शालकोट की स्थिति भी आज कहाँ पाई जाती है, वो भी पाकिस्तान में पाई जाती है। याद करके रखना भाई। फिर इसके बाद में 1524 में एक बार फिर क्या है अभियान करता है, ये भारत पे ही कर रहा। अभी वहीं क्या है वापस आ रहा है, लौट रहा है, और क्या भारत के सीमावर्ती जो क्षेत्र है जो अफगानिस्तान से लगे हुए हैं उन पर क्या है बार बार क्या आक्रमण कर रहा है। 1524 में पंजाब पर आक्रमण कर देता भाई, पंजाब पर आक्रमण कर देता है। उस समय पर क्या है पंजाब में जो वो होता है, पंजाब में जो शासक होता है उसका नाम होता है दौलत खां लोधी। क्या नाम था उसका? दौलत खां लोधी को क्या है ये पंजाब पर आक्रमण 1524 में करता है, और 24 में करके क्या है फिर इसके बाद में क्या है दौलत खां को क्या है यहाँ पर अपने अंडर में कर लेता है। 1524 में दौलत खां को अपने अंडर में कर लेता है, और क्या है सत्ता किसको दे देता है? दिलावर खां को। दिलावर खां कौन था भाई? ये दिलावर खां जो था वो दौलत खां लोधी का लड़का था। ठीक है ना। तो सत्ता किसको देकर चला जाता है? ये इसके लड़के को देकर चला जाता है। ठीक है भाई। फिर इसके बाद में 1524 में ही क्या है फिर दोबारा आता है, और क्या है दिलावर खां से क्या है क्षेत्र अपना छीन लेता है। दिलावर खां से क्या है इसका बाप जो है अपनी सत्ता फिर क्या है गद्दी छीन लेता है। जैसे ही क्या पता चलता है वैसे क्या दोबारा जब आता है 1524 में क्या है फिर इसके बाद में लौट कर आता है, और लौटने के बाद में क्या है फिर एक बार क्या है इसे सत्ता वापस दिला देता है। अब इसके बाद में ये आता है कि एक पानीपत का युद्ध होता है। ठीक है। 1526 ईस्वी में एक जो अटैक अगर आक्रमण करता है, वो आक्रमण जो करता है 1526 में वो कौन सा था? तो पहला एक आक्रमण, दूसरा अभियान, तीसरा अभियान, चौथा अभियान और पांचवा अभियान। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये आपका क्या है 1524 में क्या है ये चार अभियान अगर बात करता हूं मैं आपसे, तो ये चार अभियान जो चार अभियान थे वो कौन कौन से? 1519 में पहला, फिर दूसरा 1519 में, 1520 में तीसरा, और 1524 में चौथा आक्रमण, और पांचवा आक्रमण था आपका 1526 में, और 1526 में हुआ था आपका पानीपत का युद्ध। तो पानीपत की जो चढ़ाई करता है, वो पानीपत की जो चढ़ाई है वो दिल्ली पर करता है। कहां पर? दिल्ली में जो शासक बैठा था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या नाम था भाई?
इब्राहिम लोदी था। तो इब्राहिम लोदी उस समय पर कौन था? दिल्ली का शासक उस समय पर कौन था? इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी पर क्या अटैक करता है? इब्राहिम लोदी पर अटैक करने में क्या है, दो महत्वपूर्ण शासकों ने साथ दिया था। इब्राहिम लोदी के उस टाइम पर प्रतिद्वंदी कौन थे? अगर प्रतिद्वंदी की बात करते हैं तो पहले आप क्या है हिस्ट्री को समझिए भाई। हिस्ट्री को समझोगे तभी क्या है आगे बढ़ पाओगे। हिस्ट्री कोई ऐसी नहीं है कि आप पढ़ रहे हो और क्या है आपको रटने से काम चल जाएगा। ठीक है भाई, देखिए मैं आपको बाई मैप समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा समझिए और फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका मान लीजिए भारत है, ठीक है, ये मान लीजिए ये पूरा पूरा क्या है आपका इंडिया है। ठीक, ये आपका मान लीजिए इंडिया भारत है। ठीक, यह आपका इंडिया और यहां पर क्या है दिल्ली है, ठीक है ना, और इस पर क्या है दिल्ली पर क्या है ये आपका पाकिस्तान इस साइड में, आज जो है वर्तमान में पाकिस्तान, ठीक है ना, और यहीं पर क्या है बाबर बार बार आक्रमण कर रहा है। इसके ऊपर जो सटा हुआ है वो आया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में बाबर ने कौन कौन से क्षेत्र पर क्या है काबुल की गद्दी को, यहां पर है काबुल, ये काबुल है, काबुल की गद्दी को अपने अंडर में कर लिया 1504 में। ठीक है भाई, इसके बाद क्या है अटैक कर रहा है, यहां से बार बार अटैक कर रहा है और अटैक कर रहा कहां पर, लाहौर को, दीपालपुर को, पंजाब का जो लाहौर क्षेत्र है वो भी अपने अंडर में कर लिया, क्योंकि वो किसके अंडर में था पहले, दौलत खां लोधी के। दौलत खां लोधी बैठा हुआ है कहां पर, यहां पर, और ये क्षेत्र कौन सा अगर बात करते हैं ये क्षेत्र है आपका लाहौर का, कौन सा, ये लाहौर का, तो लाहौर को अपने अंडर में कर लिया। अब जो इसका जो टारगेट है वो है आपका दिल्ली, और दिल्ली में उस समय पर कौन था, अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में उस टाइम पर सल्तनत, और सल्तनत की अगर बात करते हैं तो सल्तनत का उस समय पर सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोदी। ठीक है ना, तो इसका टारगेट है आपका कहां पर, दिल्ली सल्तनत को अपने अंडर में करना। और यहां पर क्या है ये वाला जो क्षेत्र है अगर बात करते हैं ये है आपका राजस्थान, और राजस्थान में यहां पर है नीचे की तरफ अगर बात करते हैं मेवाड़, और मेवाड़ में उस समय पर क्या है राणा सांगा है, कौन है भाई, यहां पर है राणा सांगा, और यहां पर है क्या आपका लाहौर में अगर बात करते हैं ये वाला क्षेत्र कौन है, यहां पर है क्या दौलत खां लोधी, कौन है भाई, दौलत खां लोधी है यहां पर, ये भी क्या दौलत खां लोधी भी क्या है किसका प्रतिद्वंदी है, इब्राहिम लोधी का प्रतिद्वंदी दौलत खां लोधी भी है। मेवाड़ का शासक राणा सांगा भी नहीं चाहता कि इब्राहिम लोधी दिल्ली पर क्या है राज करे, क्यों, ये भी अपनी साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर रहा, ये भी क्या है ग्वालियर को भी अपने अंडर में समझ रहा। तो यहां पर एक क्षेत्र था वो क्षेत्र था मालवा, और मालवा के क्षेत्र पर क्या है यहाँ पर झगड़ा हो रहा था, और मालवा के क्षेत्र को इब्राहिम लोधी भी अपना समझता था, और क्या है राणा सांगा भी क्या है मालवा के क्षेत्र को अपना मानता था, दोनों की क्या है तनातनी चल रही थी। इसी को क्या है, इसी को दिल्ली की गद्दी से हटाने के लिए राणा सांगा, अगर मैं बात करता हूं राणा सांगा और प्लस दौलत खां और प्लस आलम खां ने किसे आमंत्रित कर दिया, किसे बुलाया था बाबर को, किसको, बाबर को, जो बुलाया गया था इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाने के लिए बुलाया गया था, जिससे इसे पराजित करके चला जाए। और राणा सांगा जैसे चाह रहा था वैसा नहीं हुआ, राणा सांगा ये चाह रहा था कि वो पराजित करके चला जाएगा और दिल्ली को मैं अपने अंडर में कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आया और इब्राहिम लोधी को हराया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, और राणा सांगा को ये बात पची नहीं, और जब नहीं पची तो इसने भी क्या है एक वादा किया था कि जैसे आप इब्राहिम लोधी पे आक्रमण करोगे, बाबर से वादा किया था राणा सांगा ने, अगर आप क्या है इस पर आक्रमण कर देते हो तो मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन राणा सांगा ने बाबर का साथ नहीं दिया। बाबर को यह बात बहुत बुरी लगी और 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ, 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत का अगर बात करते हैं प्रथम युद्ध लड़ा गया 1526 ईस्वी में, इसमें इब्राहिम लोधी क्या हुआ, इब्राहिम लोधी पराजित हो गया, ठीक है ना, इब्राहिम लोधी इसमें हार गया, और हारने से तो अपना जो है इसने एक किताब लिखी है, किसने, बाबर ने, और बाबर ने बाबरनामा लिखी है, और बाबरनामा जो लिखी गई है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में बाबरनामा में जिक्र किया है कि इब्राहिम लोधी से मैंने कहा था कि आप जो है आपको मैं एक मौका देता हूं कि आप क्या है इस रण को छोड़कर भाग जाओ, इस रणभूमि को छोड़कर भाग जाओ, ऐसी गद्दी आपको अगर जिंदा रहोगे बहुत सारी मिलेगी, लेकिन क्या है उसने जाने से इनकार कर दिया। ऐसा बहादुर
जो आप ऐसा बहादुर सुल्तान मैंने क्या है अभी तक नहीं देखा था, लेकिन उसने क्या है बिल्कुल जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि अगर मेरी प्रजा यहाँ लड़ेगी तो मैं भी यहीं पर लड़ूंगा, अगर मेरी प्रजा यहाँ मरेगी तो मैं भी यहीं पर मरूंगा, और लड़ते लड़ते क्या है शहीद हो जाऊंगा। वो भागा नहीं, लेकिन मैंने उसे चांस दिया था। ये किसका जिक्र करता है? बाबरनामा। बाबरनामा पुस्तक में जिक्र किया उसने, ठीक है ना। तो वो आपका बाबरनामा में तो क्या है इसमें हार जाता है, और हारने के बाद में क्या है दिल्ली की गद्दी पर किसका? बाबर का अधिकार हो जाता है, और बाबर क्या है दिल्ली को अपने कब्जे में कर लेता है। और दिल्ली को जैसे क्या है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, तो इसमें पानीपत का जो युद्ध हुआ था इसमें इसके बड़े लड़के ने भी साथ दिया था, और बड़े लड़के का जो नाम था उसका नाम था हुमायूं। तो हुमायूं ने भी पानीपत में जो है भाग लिया, ठीक है ना। और इसी पानीपत के युद्ध में क्या इन्हें कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। कोहिनूर हीरा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोहिनूर हीरा कि बाबर ने किसे भेंट किया? हुमायूं को भेंट किया था, ठीक है भाई। तो ये भी एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है। तो दिल्ली किसके कब्जे में आ गई भाई? दिल्ली कब्जे में आ गई क्या है? बाबर के में, ठीक है ना। पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था, एक क्वेश्चन और आता है, पानीपत का जब ये युद्ध जीत गया तो इसने क्या है कलंदर की उपाधि, कौन सी है? एक कलंदर की उपाधि धारण करी। और कलंदर की उपाधि का मतलब है उदारता के कारण इसे कलंदर कहा गया। कहते हैं ना मस्त कलंदर, तो क्या है उदारता के कारण इसे कलंदर कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसने काबुल का कोई सा भी घर ऐसा नहीं था, मेरी बात समझ रहे हो, काबुल का कोई सा भी घर ऐसा नहीं था जिसमें क्या है एक एक असरपी ना भेजी हो। किसने? बाबर ने। और बाबर ने कहा कि अब हमारी गरीबी जो है जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगी, अब हम गरीब नहीं रहेंगे, ना गरीब मरेंगे। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये जो है इसने अपनी गरीबी दूर कर ली और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अब ये बात जैसे दिल्ली की गद्दी पर बैठा, वैसे क्या राणा सांगा को ये बात पची नहीं, और राणा सांगा क्या है अब सीधा जो है किससे युद्ध करेगा? अब बाबर से क्या है आमना सामना होगा, और बाबर से आमना सामना होगा वो होगा 1527 में। तो 1527 ईस्वी में क्या होता है? राणा सांगा दो के बीच युद्ध होता है, राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हो जाता है भाई। और राणा सांगा जब बाबर के बीच होता है तो इसमें दो खानवा का, तो इस युद्ध का जो नाम था वो इस युद्ध का नाम था आपका खानवा का युद्ध। तो खानवा का अगर युद्ध गया तो राणा सांगा खानवा युद्ध, खानवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम के पर्पज से पूछा जाता है। खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? एक तरफ था आपका राणा सांगा, ठीक है ना। राणा सांगा राजपूत शासकों में सबसे महान शासक था, कोई ऐसा नहीं था छोटा मोटा शासक था, ठीक है ना। काफी कुशल योद्धा था ये राणा सांगा। एक तरफ राणा सांगा और दूसरी तरफ हो गया भैया आपका बाबर। और ये युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, ठीक है ना। 1527 ईस्वी में लड़ा गया। राणा सांगा उस टाइम पर राजपूत शासक था, ये बाबर जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था उस टाइम पे। कहां पर? दिल्ली किसके अंडर में आ गई? बाबर के में। ये कहां था? ये मेवाड़ में था, ठीक है भाई। अब इसके बाद में क्या है, ये मेवाड़ में राणा सांगा का साथ कौन दे रहा था? महमूद लोदी। कौन दे रहा था भाई? अफगान शासक था महमूद लोदी, क्योंकि इब्राहिम लोदी के बाद महमूद लोदी बचा था, ठीक है ना। तो महमूद लोदी ने राणा सांगा का साथ दिया, और राणा सांगा के पास काफी बड़ी सेना थी, लेकिन क्या है बाबर के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। तो बाबर ने इसने यहां पर क्या जिहाद का नारा दिया। क्या दिया? जिहाद का नारा दिया। और इसने कहा कि हाँ, इसने ये कहा कि मैं कभी जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा, और क्या है मैं जो है तगमा एक तमगा कर होता है, तमगा कर मैं सभी का माफ कर दूंगा। और इसके बाद में क्या है जिहाद का नारा, इस्लाम धर्म। उसने कहा अगर हम जिंदे रहे तो हिंदुस्तान हमारा होगा। उसने कहा अगर हम जिंदे रहे और हम जीत गए तो हिंदुस्तान हमारा होगा, अवाम भी हमारी होगी, और जो है वंश भी हमारा ही यहाँ कायम रहेगा, ठीक है ना। तो उसने काफी जो है जिहाद का नारा दिया। तो ये जिहाद का जो नारा दिया, अब इसमें एक चीज और उभर कर आती है भाई, एक चीज और उभर कर आती है। जैसे ही क्या है यहां पर दोनों का फेज, एक तो हुआ फेज 1, अगर मैं बात करता हूं यहां पर क्या है फेज 1 चला, और एक क्या चला आपका फेज चला 2, ठीक है ना। तो फेज 1 में राणा सांगा यहां पर जीत जाता है। फेज 1 में पहला जो आक्रमण, पहला जो इसमें युद्ध लड़ा गया फेज 1 का, इसमें राणा सांगा जीता। और फेज 2 में जो जीता था वो कौन जीता? वो जीत गया आपका बाबर, ठीक है ना। तो फेज 2 में जैसे क्या बाबर यहां पर जीत जाता है। जीतने का कारण क्या था भाई? इसका जीतने का कारण ये था कि इसका एक हाथ तो पहले से ही कटा हुआ था, अगर मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि इब्राहिम लोदी से जब इसने खतौली का युद्ध लड़ा था ना राणा सांगा ने, तो राणा सांगा का जो है, राणा सांगा
राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच पहले से युद्ध लड़ा गया था, और जो पहला युद्ध जो लड़ा गया था उसमें क्या है, राणा संगा अपना एक बायां हाथ खो चुका था, इसका एक ही हाथ था। अब क्या हुआ, राणा संगा जैसे क्या युद्ध लड़ा था 1527 में, ये घायल हो जाता है। इसमें 1527 में खानवा के युद्ध में क्या है, ये घायल हो जाता है, और घायल होने के बाद में खानवा के युद्ध में ये घोड़े से नीचे गिर जाता है। इसका एक सेनापति उठाकर क्या इसे बचा कर ले जाता है। जैसे क्या जनता को पता चलता है कि तुम्हारा शासक तो भाग गया है और इसे बचा, तो वैसे क्या है, इसकी जो सेना है ना, किसकी, राणा संगा की, वो कमजोर पड़ जाती है और इसे बचाकर क्या है, और इसके कारण क्या है, ये युद्ध हार जाता है। और ये क्या है, फिर इसके बाद में क्या है, फिर जो है तीसरे फेज की तैयारी कर रहा था ये लोटा लोटाई, कि फिर मैं आप क्या है बाबर से युद्ध करूंगा और बाबर को क्या है मैं भारत में नहीं रहने दूंगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद में क्या है, जैसे क्या है इसकी जनता को पता चलता है या इसके कर्मचारियों को और इसके अधिकारियों को जो पता चलता है कि क्या बाबर फिर जो है बाबर से युद्ध करने के लिए फिर सोच रहा है, तो इसका जो है अपना ही कोई जो सगा संबंधी था इसे जहर दे देता है। ठीक है ना, और इसे जहर देकर क्या राणा संगा को मार दिया जाता है। ठीक है ना। तो राणा संगा की अगर बात करते हैं तो राणा संगा कौन था, यह आपको बता दिया, मेवाड़ का शासक था और क्या है मीराबाई का ससुर था। क्या, मीराबाई का नाम जरूर सुना होगा आपने, मीराबाई का ससुर था। तो 1527 ईस्वी में यह भी खानवा की जो है, जैसे ही खानवा का युद्ध बाबर जीत जाता है तो बाबर के जीतने के बाद ये गाजी की उपाधि धारण करता है। किसकी, गाजी की उपाधि। क्वेश्चन आता है गाजी की उपाधि बाबर के द्वारा कब धारण की गई, तो 1527 में। ठीक है भाई, जब ये राणा संगा को हरा देता है। तो धीरे धीरे अब क्या बाबर जीत रहा है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, फिर आता है चंदेरी का युद्ध। एक आपका होता है चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया, 1528 में लड़ा गया। और ये चंदेरी का युद्ध किसका, एक सामंत था। किसका सामंत था भाई, एक सामंत। सामंत का मतलब होता है पहले प्राचीन, अगर मैं बात करता हूं मध्यकालीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास में क्या सूबेदार को ही सामंत कहा जाता था। तो इसका एक सामंत बचता, उस सामंत का नाम था मेदिनी राय। ठीक है भाई, मेदिनी राय था। और क्या है, मेदिनी राय और क्या है, मेदिनी राय और वर्षिज किसके बीच, बाबर के बीच, दोनों के बीच युद्ध होता है। ठीक है भाई। और इसमें क्या होता है, मेदिनी राय हार जाता है। और इसमें क्या है, राजपूतों के जो राजपूत, इसमें काफी राजपूतों के सिर काटे जाते हैं और राजपूतों के सिरों को काटकर एक मीनार बनाई जाती है। किसके द्वारा, मीनार में क्या लटका दिए जाते हैं, बाबर के द्वारा। ठीक है भाई। तो इसमें भी क्या, 1528 में चंदेरी का युद्ध भी क्या है, बाबर जीत जाता है। और 1529 में अगर बात करता हूं, 1529 में एक युद्ध होता है आपका घाघरा का युद्ध। कौन सा होता है, घाघरा का युद्ध। दिल्ली पुलिस में इससे क्वेश्चन आता है और दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है किस किस के। ये हुआ था जी महमूद लोदी, अफगान सरदार था महमूद लोदी। मैंने कहा महमूद लोदी किसकी तरफ था, राणा संगा की तरफ था। कौन से युद्ध में था, खानवे के में। छोड़कर कहाँ चला गया, बिहार। अब जो है बिहार में जाकर के अगर क्या है, बिहार में तो महमूद लोदी और वर्षिज किसके बीच होता है ये युद्ध, ये होता है बाबर के बीच। तो बाबर कहाँ चला गया, ऐसे ढूंढता ढूंढता सीधा महमूद लोदी को ढूंढता ढूंढता बिहार पहुंच गया। दोनों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में क्या है, महमूद लोदी को क्या है, हरा दिया। और ये हुआ कौन सा, घाघरा का युद्ध। और घाघरा का युद्ध कहाँ हुआ, ये हुआ आपका जल और थल। क्वेश्चन आया भाई एग्जाम में, जल प्लस थल दोनों पर जो लड़ा गया युद्ध वो कौन सा था, वो था घाघरा का युद्ध। और घाघरा क्या है, ये है एक क्या है, नदी है। घाघरा एक गंगा की सहायक नदी है जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। तो बिहार में क्या है, जाकर महमूद लोदी को पकड़ा और क्या है, एक क्या है, अफगान को भी क्या है यहाँ पर समाप्त कर देता है। ठीक है भाई। तो अफगान सरदार था जो क्या है बार बार सिर उठा रहा था, उसको भी क्या, सिर को भी क्या है यहां पर क्या काट दिया जाता है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन 1529 तक अगर आपने पढ़ ली तो पढ़ने के बाद में क्या है, 1530 में क्या इसका एंड ही कर देते हैं। 1530 ईस्वी में क्या होता है, 1530 ईस्वी में हुमायूं बीमार हो जाता है। ठीक है भाई, हुमायूं बीमार हो जाता है। इतना बीमार होता है ये हुमायूं कौन था, हुमायूं इसका बड़ा लड़का था बाबर का। और ये मन्नत मांगता है और मन्नत में ये मांगता है कि आप मेरे लड़के को ठीक कर दो और मुझे जो है बीमार कर दो। तो इसका लड़का ठीक हो जाता है और 1530 ईस्वी में क्या है, बीमार के कारण क्या इसकी मौत हो जाती है। ठीक है भाई, मृत्यु हो जाती है और ये कि अल्लाह को प्यारा हो जाता है। इसके बाद क्या है, इसका मकबरा अगर बात करते हैं तो मकबरा इसका कहाँ मिलता है, आगरा के चार बाग या आराम बाग में से दफना दिया जाता है। आगरा के चार बाग या आराम बाग में दफना दिया जाता है। लेकिन क्या है, शेरशाह सूरी के समय में
ठीक है ना। जब शेर शाह सूरी शासक था उसके समय में क्या है, इसे काबुल, तो इसकी जो बेगम थी इसकी अस्थियां क्या है ले जाती है और काबुल में इसका मकबरा बना देती हैं। तो इसके अंतिम समय में जो मकबरा बनाया गया था वो काबुल में था, लेकिन जो है लेटेस्ट जो मकबरा जो मिलता है वो चारबाग या आराम बाग में मिलता है, वो है आपका आगरा। ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो और चीज़ इसमें जो है जो मोस्ट है उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें क्या है, इसके युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब इसने जो है इसकी जो है राजभाषा कौन सी थी भाई, इसने कौन सी राजभाषा चलाई आपके बाबर ने, वो चलाई थी आपकी तुर्की। इसकी राजभाषा थी तुर्की भाषा थी। लेकिन क्या है एक क्वेश्चन आता है, इसने एक जो है पद शैली चलाई, एक क्वेश्चन आता है पद शैली कौन सी चलाई इसने, तो मुबियान चलाई। कौन सी है भाई, मुबियान पद शैली चलाई, मुबियान पद शैली चलाई, जिसमें क्या है तुर्की में गद और पद दोनों को क्या है लिखा जा सकता था। इसकी जो है लोकल जो भाषा थी वो कौन सी थी, चगताई। चगताई भाषा को क्या है लोकल भाषा भी कहा जाता है। ठीक है भाई, ये भी क्या है आपको याद करके रखना है। हाँ एक क्वेश्चन और आता है कि ये पानीपत का पानीपत जो युद्ध लड़ा गया उसमें कौन कौन सी विधि का, विधि दो थी, एक थी तुगलमा। कौन सी थी, एक तुगलमा विधि थी, ठीक है ना, और एक थी आपकी उस्मानी विधि। कौन सी है भाई, उस्मानी विधि। ये उस्मानी विधि क्या थी, तोप सजाने की विधि थी कि अगर क्या है तोप का गोला बिल्कुल क्या है दुश्मन के सेंटर में गिरना चाहिए, और दुश्मन के सेंटर में जैसे ये गोला गिरता था वैसे क्या है प्रजा तितर बितर हो जाती थी और हाथी जो है इधर उधर भाग जाते थे। तो इब्राहिम लोदी की सेना में क्या जो हाथी थे वो अपनी सेना को ही मारना शुरू कर दिए। उस विधि को क्या है जब सेंटर में गोला फेंकने की जो मशीन थी, मशीन थी उसे क्या है उस्मानी विधि कहा गया। तुगलमा विधि क्या थी, तुगलमा विधि की अगर बात करते हैं लालच देकर क्या है, लालच देकर दुश्मन को अपनी ओर करना ही तुगलमा विधि है। और तुगलमा विधि अगर बात करते हैं जैसे क्या है तुगलमा विधि में एक और क्या है, इसमें एक और खास बात थी कि क्या है जो भी सेना जो दुश्मन की सेना थी और राजा क्या है इसमें जो फोकस होता है बस ओनली फॉर उस पर जाना होता है जो विद्रोही है, और विद्रोही कौन है, जो शासक है उसके पास जो है सीधा उस पर फोकस रहता है कि शासक को मारना होता है। शासक चाहे बीच में क्यों ना हो तो सेना जो है उसे साफ करती चली जाएगी, रास्ता बनाती हुई चली जाती है ताकि जो है हम जो किस पर पहुंच जाएं, उस राजा पर पहुंच जाएं। और राजा पर अगर हमने अटैक कर दिया तो क्या है सेना तो अपने आप सरेंडर कर देगी। इसे हम तुगलमा विधि कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या है उस्ताद, एक आपका उस्ताद और मुस्तफा, दो इसके निशानेबाज आए थे पानीपत के युद्ध में, जो तोप को चलाने वाले थे, निशानेबाज थे काफी। इनके कारण क्या है पानीपत का युद्ध जीत लिया था इब्राहिम लोदी से, किसने, बाबर ने। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये सभी क्या है आपको याद करके रखना है। हाँ एक क्वेश्चन और है कि ये ऐसा शासक था, काफी बहादुर शासक था, चीन की दीवार पर क्या 2 आदमियों को अपनी बगल में लेकर दौड़ जाता था, इतना शक्तिशाली था ये बाबर। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन है क्या है इसने 2 बार गंगा नदी को तैर कर पार किया था, 2 बार गंगा नदी को तैर कर पार करने वाला पहला सुल्तान था ये, पहला बादशाह था। ठीक है ना। तो ये आपको याद करके रखना। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है भाई, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका मुगल काल शुरू हो गया है। ठीक है, तो आपकी ये पहली वीडियो थी। अब इसके बाद में क्या मुगल काल को क्या है समाप्त करके ही दम लेंगे। ठीक है ना। ओके बाय।